वेलकम टू अलराजी ऑनलाइन ट्यूशन। अलराजी ऑनलाइन ट्यूशन की नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 डायनामिक्स के टॉपिक फ्रिक्शन को स्टडी करेंगे और इसमें हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन की टाइप्स को स्टडी करेंगे और एंड पर जो है हम मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन को हम कितने तरीकों से कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं फ्रिक्शन से। यूजुअली फ्रिक्शन की अगर हम मिसाल लें, फ्रिक्शन से क्या मुराद होता है। तो जब भी एक सरफेस के ऊपर कोई चीज़ चलाई जाती है, स्लाइड करती है या मूव करती है, या आप चलते हैं, लेट्स से दिस इज अ व्हील, अब ये इस तरह मूव कर रहा है, तो एज ए रिएक्शन के तौर पर इसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, जो कि सरफेस की तरफ से होगी। उस फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर एक उन्होंने छोटी सी एग्जांपल दी है कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट बॉल की, कि जैसे इसको हिट लगती है तो वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि वो मूव करती रहनी चाहिए। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता था कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी अनटिल कि उसके ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स ना लगे। तो यही कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया और बताया है कि वो जो रुकती है वो फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। अगर वो फ्रिक्शन वहां पर ग्राउंड में ना हो तो वो जो क्रिकेट बॉल है वो कभी भी ना रुके, बल्कि मुसलसल जो है वो मूव करती रहे। फ्रिक्शन की वजह से जो है वो चीज़ें रुकती हैं। यस, इट इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉल, जिसकी वजह से बॉल रुक जाती है। एक छोटा सा तारुफ था इसका। नेक्स्ट, जो उन्होंने फ्रिक्शन के बारे में एक मेन बात कही है, जो बेसिक बात कही है कि ये क्या चीज़ होती है, इट इज़ द डिसिपेटिव इफेक्ट। फ्रिक्शन इज अ डिसिपेटिव फोर्स ड्यू टू विच द एनर्जी इज वेस्टेड। डिसिपेटिव का मतलब क्या होता है? डिसिपेटिव का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को वेस्ट करे। यहाँ पर बेसिकली हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर डिसिपेटिव फोर्स का क्या मतलब है कि एक ऐसी फोर्स है जो कि एनर्जी को क्या करती है, वेस्ट कर देती है। अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है, तो वो जो है वो मूव करती है, और जैसे आप उसकी एनर्जी को कम कर देते हैं तो वो उधर रुक जाती है। तो बेसिकली जो फ्रिक्शन है वो डिसिपेटिव फोर्स है ड्यू टू विच द एनर्जी इज वेस्टेड इन डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन द लॉस्ट एनर्जी। यानी अब वो जो एनर्जी है जो वेस्ट हुई है वो किस फॉर्म में पेयर होती है, किस फॉर्म में ज़ाहिर होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की सूरत में जो है वो पेयर होती है। मिसाल के तौर पर जैसे यूजली आप सर्दियों में देखते हैं कि विंटर सीजन आता है, तो आपने लोगों को अक्सर देखा होगा कि वो अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे एक हाथ को दूसरे हाथ में रगड़ते हैं, तो उससे उनको थोड़ी देर के लिए जो है वो हाथ गर्म हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आपके जो हैंड सरफेस है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो रबिंग करते हैं, वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और फ्रिक्शन जो है वो डिसिपेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और वहां पर जो है जो एनर्जी डिसअपेयर हुई है वो हीट की सूरत में अपेयर होती है, जिससे आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। तो इस तरह जो है आप फ्रिक्शन को यूज करके अपनी बॉडी को भी वार्म करते हैं। तो यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को उन्होंने एलेबोरेट किया। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज द रबिंग ऑफ द हैंड्स। ठीक है, आप जो है अपने हाथों को रगड़ते हैं सर्दियों में, ऐसे जैसे यहाँ पर ये इन्होंने बताया। तो इस सूरत में जो है वो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको जो है वो सर्दी थोड़ी कम महसूस होती है। इस पैराग्राफ में यही सारी जो है वो स्टोरी बताई गई है। और इससे आगे भी उन्होंने यही बात बताई है कि टेम्परेचर ऑफ द मशीन राइजेस ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स। और कहीं पर जो फ्रिक्शन है वो फायदेमंद भी है और कहीं पर जो है वो तो उसका नुकसान भी है। और उसका नुकसान जो है वो मशीनरी पार्ट्स में है कि वहाँ पर जो मशीन के पार्ट्स हैं जो वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, रगड़ खाते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी वेस्ट होती है, जिसकी वजह से जो फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ जाता है, और जो कॉस्ट है, जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, एक तो उसकी प्राइस बढ़ती है, दूसरा आपकी मशीन भी खराब होती है। और तीसरी जो उन्होंने बताई है वो है टायर्स। कि वहां पर आप देखें तो जो गाड़ियों का टायर है वो एक वक्त के बाद जो है वो खत्म हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, और वो जो खराब होते हैं और जो ज़ाया होते हैं वो फ्रिक्शन की ही बदौलत होते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल जो उन्होंने दी है, जो आपने अक्सर आसमान में जो तारे टूटते देखते हैं, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वो एस्टेरॉइड्स होते हैं। जो स्पेस से जो है वो बड़े बड़े पत्थर जो है कभी ज़मीन के सरफेस में एंटर हो जाते हैं। तो वो जैसे ही उसमें एंटर होता है तो मूवमेंट की वजह से उसकी फ्रिक्शन इतनी बढ़ जाती है उसके अंदर, और ज़मीन की ग्रेविटी उसको इतनी तेज़ी से अपनी तरफ खींचती है, और जो एयर स्पीड है वो उसके ऊपर इतनी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है ऑपोजिट वे में, कि उसके ऊपर इतना उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वो हीट अप हो जाता है और आग पकड़ लेता है, और अल्टीमेटली वो जो है वो खत्म हो जाता है हवा के अंदर ही। तो वो भी जो है वो फ्रिक्शन की बदौलत जो है वो एक बड़े नुकसान से बच जाते हैं। अगर वो जमीन पर सीधा गिर जाए तो बड़ा नुकसान दे सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक फायदा भी बताया है फ्रिक्शन का, दूसरा उसके थोड़े नुकसान भी बताए कि उससे हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है और बाज़ हमें फायदा भी मिलता है। अब बेसिकली फ्रिक्शन की जो है वो दो मेन टाइप्स होती हैं। अगर आप फ्रिक्शन के बारे में पढ़ें तो इसकी जो है वो दो मेन टाइप्स हैं। एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरी को बोला जाता है रोलिंग फ्रिक्शन।
अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की आगे मजीद दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरे को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम यहाँ पर जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को पढ़ेंगे और उसकी आगे जो टाइप्स हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन उसको हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब बेसिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो सॉलिड सर्फेसिस के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे आप कोई भी आप दो सॉलिड ले लें, लेट्स से दिस इज अ टेबल, ये एक टेबल पड़ा है, आप कह लें ये टेबल सरफेस है, इसके ऊपर आप समझ लें आपने कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई बॉक्स पड़ा है इसके ऊपर। अब लेट्स से दिस इज अ टेबल सरफेस। अब इस बॉक्स को आप इसके ऊपर उठाकर इस तरफ को लेके जाएं या इस तरफ को लेके जाएं तो ये उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है, सरफेस इनके टच होनी चाहिए, उठा के नहीं करना, बल्कि आप समझ लें कि आप इधर से उसको जो है वो पुश कर रहे हैं और वो इस तरफ को मूव कर रहा है, तो ये उसके ऊपर स्लाइड करेगा, रगड़ खाएगा, और अगर आप इस तरफ को कर रहे हैं तो इस तरफ को रगड़ खाएगा। तो ये जो इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन होगी इसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बेसिकली ये उसके ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। अब ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसके आगे दो कैटेगरीज है, एक को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरी को बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन लेना चाहें तो वो यही आता है, फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सर्फेसिस का स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर अगर ग्रोसरी में देखना तो वहाँ आपको मिल जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन पे आ जाते हैं, ये उन्होंने ये आपको बना के दिखाया है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देता हूँ कि इसका क्या बनाने का मकसद है। ये उसने कहा है कि लेट्स से दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ये एक टेबल पे पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको जो है वो एक पेन के साथ उन्होंने, ठीक है, ये एक समझ पेन, कोई भी आप कह रहे हैं कि एक बॉक्स या पेन है जिसके साथ उन्होंने इसको बांधा हुआ है। इसके पेन का एक अपना वजन भी है और इसके अंदर जो है एक खाली जगह है जहां पर हम कोई भी मैस पुट कर सकते हैं, और ये वो मैस है जो हमने इसमें पुट की है। अब आप देखिए अगर इस तरह का आप सीन बनाए तो आप इसके अंदर वजन बढ़ाएं तो क्या होगा कि इस पे फोर्स लगेगी, आपको पता है ग्रेविटी की वजह से ये वेट नीचे को एक्ट करेगा, जैसे ही नीचे को मूव करेगा तो यहाँ पर ये रस्सी के साथ बंधा हुआ है, तो ये कोशिश करेगा कि इसको अब इस तरफ जो है वो मूव करवाए, और इसकी एक लिमिट है, ठीक है। वो लिमिट क्या है कि जब जब तक इस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट इस बॉक्स के वेट से बढ़ नहीं जाता, लेट से ये जो बॉक्स का वेट है, या मैं इसको वेट W1 कह देता हूँ, जब तक ये इससे ज्यादा रहेगा, दिस इज W2 एंड दिस इज W1, तो ये अपनी जगह पे क्या रहेगा, अपनी ही जगह मूव नहीं करेगा, तो ये स्टैटिक होगा। अगर ये इक्वल भी आ जाते हैं तब भी ये क्या होगा, स्टैटिक ही होगा, अपनी ही जगह पे मौजूद रहेगा। जब ये W2 का वजन बढ़ेगा इस W1 से, ये तब जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, ठीक, इस तरफ को मूव करना शुरू कर देगा, उससे पहले पहले ये अपनी ही जगह पर रहेगा। अब यही बात उसने बताई है कि इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी, इस रस्सी के ऊपर, इस रस्सी के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या फोर्स होगी, ये जो ऑब्जेक्ट है पेन प्लस इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका वजन, और ये जो फोर्स है यानी जो टोटल फोर्स होगी, इसको उसने एफ का नाम दिया है, ये इस रस्सी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली टेंशन के बराबर होगी। इसके अंदर टेंशन उतनी ही होगी जितना जो है वो इस यहाँ पर वजन पड़ा हुआ है। तो यही उसने बताया है कि अब ये जितनी फोर्स इस तरफ को कोशिश करेगी कि इधर को मूव करे, इस बॉक्स के वेट की वजह से, या आप यूं कह लें कि इस सरफेस के ऊपर भी एक फोर्स है जो इसको ऑपोजिट वे में मूव करवाएगी, ठीक है, अंटिल स्टैटिक पोजीशन, ठीक है, अभी मूव नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी जगह पे रखा हुआ है। जैसे आप किसी चीज को हल्का सा खींचे वो नहीं खींचती, उसकी क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि अभी जितनी हमने ताकत लगाई है वो उसके अपने वेट से कम है, जब तक आप उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे वो मूव नहीं करेगा। तो अभी अभी तक हमने जो उस पर वेट लगाया है या जो फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ को, वो इसके टोटल वेट से भी कम है, जिस वजह से ये जो है अपनी जगह पर मौजूद है। अभी हमने इतनी इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगाई है। अब बात करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं कर रहा, उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कि इसके ऊपर जो है वो सरफेस पे पड़ने की वजह से, सरफेस पे रखने की वजह से एक ऑटोमेटिक फोर्स भी लग रही है, जो कि अभी जो आपने वजन रखा है उससे ज्यादा है, जिस वजह से ये अपनी जगह से अभी मूव नहीं कर रहा, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर उसने ये बात बताई, दिस फोर्स टेंड टू पुल द ब्लॉक एट द सेम टाइम एन अपोजिंग फोर्स अपेयर्स दैट डज नॉट लेट द ब्लॉक मूव। कि जितनी अभी आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई है उतनी ही फोर्स जो टेबल का सरफेस है वो इसके ऊपर लगा रहा है, जिसकी वजह से अभी ये इसको मूव नहीं करने दे रहा। और आपकी जो फोर्स है वो इसके यानी ये जो mg है, mg का क्या मतलब होता है, वेट अभी इसके वेट से कम लग रही है। तो जितनी फोर्स अभी आप लगा रहे हैं जब तक बॉडी के वेट से कम है, तब तक उसके ऊपर जो लगने वाली एक अपोजिंग फोर्स है, उस अपोजिंग फोर्स को हम क्या नाम देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन का। दिस अपोजिंग फोर्स इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस।
अब इससे आगे आ जाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे। अभी अभी तक हमने जो उसके ऊपर फोर्स लगाई थी वो उसके वजन से कम थी, उसके वेट से कम थी। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो पैन है उसके ऊपर वजन बढ़ाते हैं। तो इफ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट्स इन द पैन वन बाय वन स्मॉल स्टेप, आप थोड़ा थोड़ा उस पर वजन बढ़ाएं। अ स्टेज विल कम व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, तो एक वक्त आएगा, जैसे मैंने पीछे आपको बोला था कि पहले उसे कम में थी उसके वजन से, फिर उसके वजन के बराबर आएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके वजन से ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही उसके ऊपर ज्यादा होगी तो ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना शुरू कर देगा, टेबल के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। जब तक आप उसके वेट से कम या उसके वेट के बराबर फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट। और जैसे ही आप उससे ज्यादा लगाएंगे तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी, वो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। वहां पर जो है एक मूवमेंट की वजह से एक अपोजिट फोर्स जनरेट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे गाड़ी अपनी रोड के ऊपर खड़ी है तो उसके ऊपर वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, लेकिन जैसे मूव करना शुरू कर देती है तो रोड उसके ऊपर जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देता है। आप काइनेटिक से ही लगा सकते हैं, काइनेटिक का मतलब मोशन नहीं होता है। दिस इज द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू द टोटल वेट इंक्लूडिंग पेन। When the block is sliding, friction still exists, it is known as kinetic friction। कि जब तक वो उसके बॉडी के वेट के बराबर है तब तक वो अपनी जगह पे खड़ा है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे उससे ज्यादा होगा ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा, वहां पर जो फ्रिक्शन है वो चेंज होकर काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दोनों सूरतों में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ बॉडी की पोजीशन पे डिपेंड है कि एक जगह पे बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, जैसे वो मूव करना शुरू कर देगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी टर्मिनल वेलोसिटी पर। When an object is falls freely, it is accelerated by an amount g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी आप हवा में कोई चीज छोड़ते हैं तो उसके ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट करती है उसकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जमीन हर चीज को अपनी तरफ जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू से ही खींचती है। बट प्रैक्टिकली द एक्सेलरेशन में भी डिफरेंट। लेकिन कोई बॉडी कोई चीज है, अगर लेट्स से कि आप जो है वो एक पत्थर हवा में ऐसे जरा ऊंचा करके छोड़ते हैं, वो जल्दी जमीन पे आके गिरेगा। वही आप जो है वो एक समझ लें कागज को ले लें, ठीक है, ऐसे ऐसे कागज आप छोड़ें तो वो आएगा थोड़ा उससे लेट। दोनों को जो जमीन है उसने सेम अमाउंट से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपनी जमीन की तरफ खींचे चले आए हैं। लेकिन उन वे जो ये डिफरेंस आया है वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से है। इस पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम लगी थी, इस वजह से ये जल्दी पहुंच गया। इस पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा लग रही है, इसका एरिया ज्यादा था तो इस वजह से इसको टाइम ज्यादा लगा है। Air resistance play an important role in determining how fast an object accelerates when it fails। तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से कोई बॉडी जो है वो कब जमीन पर पहुंचेगी, जल्दी पहुंचेगी या कम पहुंचेगी, वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अब यहाँ पर उन्होंने एक मिसाल दी है, इफ वी ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल एंड अ पीस ऑफ स्टायरोफॉर्म ऑफ द सेम वेट फ्रॉम सर्टेन हाइट, दे विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम ओनली इफ देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस। अभी बच्चे नए आए हैं, कभी आप जो है वो यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो देखिएगा, वो बहुत ही मशहूर जो है, एक प्रैक्टिकल है। मैं इसका लिंक भी अपनी वीडियो में ऐड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा कि उन्होंने जो है वो एक वैक्यूम चेम्बर क्रिएट किया। एक साइंस का जो है फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक वैक्यूम चेम्बर क्रिएट किया गया जिसके अंदर से जो है वो सारी हवा जो है खत्म कर दी गई, उसके अंदर कोई हवा नहीं थी। और यहाँ पर जो है ऐसे बांधा गया, काफी बड़ा रूम था। तो वहां पर एक तरफ जो है वो एक बॉल बांधी गई और साथ में जो है वो एक पर फीथर, ठीक है, फीथर मतलब कि किसी आप समझ लें कि परिंदे का एक पर का हिस्सा लगा लें या एक पत्ता नुमा वो एक दरख्त का एक पत्ता जो होता है वो सर्दियों के इलाकों की तरह का था। जब आप वीडियो देखेंगे तो मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि वहां से इर्द गिर्द सारी एयर जो है वो खत्म कर दी। अब वहां पर कुछ भी नहीं है सिवाय ग्रेविटी के। तो जैसे उन दोनों को रिलीज किया गया, अल्टीमेटली ये देखा गया कि ये जो दोनों हैं ये बिल्कुल एट द सेम टाइम जो है वो जमीन को उन्होंने हिट किया। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आपको ये लगेगा कि बॉल जो है वो जल्दी नीचे आ जाएगी, और जो वो फीथर है, ठीक है, वो जो पत्ता है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो कुछ इस तरह मूवमेंट पे आएगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। लेकिन वहां पर उन्होंने ये जब इस चीज का प्रैक्टिकल किया तो उनको ये पता चला कि ये जो वही चीज जमीन तक पहुंचती है, जमीन उसको सेम अमाउंट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन फर्क किस चीज का आता है कि जब एयर रेजिस्टेंस किसी चीज पे ज्यादा लगती है तो वो ज्यादा टाइम लेती है जमीन पे पहुंचने पे, और जिस पे कम लगती है उस पे वो कम टाइम लेती है। तो यहाँ पर स्टेरोफार्म का मतलब, स्टेरोफार्म आपने आजकल देखा होगा, वो जो डब्बे जिनके अंदर बिरयानी आती है वो स्टेरोफार्म के बने होते हैं, वाइट कलर के जो डब्बे होते हैं। और यूजली जो शादियों में चाय वगैरह पीते हैं जिस कप में, ठीक है, वो स्टेरोफार्म के होते हैं, डिस्पोजेबल जिनको बोला जाता है सिंपल वर्ड्स में। ये आप वीडियो देखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर होगा। मैं उसका लिंक भी वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं।
द बॉल इन द एयर वुड ड्रॉप फास्टर, द स्टेरोफॉर्म हैव लार्ज सरफेस एरिया वुड ग्रेटर। वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि प्रैक्टिकली क्या होगा कि जो हल्की चीज़ है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी उसका एरिया भी ज़्यादा होता है, ठीक है, वो डब्बा नुमा चीज़ चौरस होती है, और बॉल जो है उस पर कम लगेगी। Experiment have been made in this respect, and it was found that the faster an object was, the more air resistance will be exerted on it. A speed is finally attained, which the upward force of the air resistance balances the downward force of the gravity. When this happens, the object stops accelerating. It keeps falling at a constant velocity. This constant velocity achieved by an object is called its terminal velocity. पैराशूटर जो हैं वो इसी फिनोमिना को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से, बहुत इजीली ज़मीन पे आते हैं। तो होता क्या है कि जैसे वो नीचे मूव कर रहे होते हैं, तो बदले में यहाँ जो पैराशूट है आपने देखा होगा वो काफ़ी इससे भी ज़्यादा ऐसे खुला होता है साइड से, ठीक है, यूं करके ऐसे बंदा होता है। तो आप देखिए इसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा हो गया है कि इस पे जो लगने वाली एयर फोर्स है, रेजिस्टेंस फोर्स जो है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स जो है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी अपनी जो वेट की वजह से जो है, जो वेट की वजह से नीचे मूवमेंट है, वो जो है काफ़ी कम पड़ जाती है एज कम्पेयर टू द एयर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी बड़ी फ्रीली आराम से नीचे की तरफ मूव करती है। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप इसकी जो है वो डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। इससे आगे है जी रोलिंग फ्रिक्शन। अभी तक हमने जो है वो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है। अभी हम रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देर इज अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर सरफेस द फ्रिक्शन प्रोड्यूस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये सब हाउ काइनेटिक फ्रिक्शन की तरह ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन में एक बॉडी जो है वो दूसरी सरफेस के ऊपर पूरी तरह जो है स्लाइड करती है, ठीक है, पूरी बॉडी जो है वो इस सरफेस के ऊपर जो है वो स्लाइड करेगी। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि सर्कुलर बॉडीज आती हैं, ठीक है, उनका कुछ हिस्सा सिर्फ स्लाइड करता है, सारा नहीं। लेट्स से ये एक व्हील है, तो व्हील में आपको पता होता है कि सिर्फ ये इतना हिस्सा जो है, सिर्फ ये इतना हिस्सा ये इसको टच करता है, और थोड़ी देर के बाद फिर ये वाला हिस्सा आ जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये वाला हिस्सा, यानी ये आगे को मूव कर रहा है ना, तो थोड़ी देर के बाद ये वाला हिस्सा अल्टीमेटली ऐसे, ठीक है। तो ये सारी 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 बॉडी जो है इसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करती है, लेकिन अपने इंटरेक्शन में कि जब एक हिस्सा गुजर जाता है फिर अगला हिस्सा, फिर अगला हिस्सा। तो ये जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होती है, इससे बॉडी पे बहुत कम फ्रिक्शन अप्लाई होती है। आप देखें पूरी बॉडी में से सिर्फ उसका 10 to 15% वाला एरिया ही जो है वो फ्रिक्शन से इंटरेक्शन करता है, बाकी ये सारा इतना यहाँ से लेके इतना एरिया जो है वो फ्री होता है, इस पर कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर आप इस पे देखें तो ये सारा यहाँ से यहाँ तक जितना ऑब्जेक्ट है ये सारा का सारा इंटरेक्ट कर रहा था, तो ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा एक्ट करती है इसके ऊपर। लेकिन आप इस पर देखें तो सिर्फ 10 to 15% एक्ट करती है। तो इस वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Object rolls over a surface, the friction produced is called rolling friction. The idea of the rolling friction is associated with the concept of wheel. और ये वाला जो concept है ये wheel के साथ associated है, ठीक है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट पर ही associated होता है। अगर आप स्क्वायर शेप्ड ऑब्जेक्ट लेंगे तो वहां पर ये नहीं अप्लीकेबल होगा, बिकॉज वो रोल नहीं करते, वो स्लाइड करते हैं एज compared to body of the same size without wheels. Ball bearing also play the same role as is played by the wheels. Many machines industry are designed with ball bearings so that the moving parts roll on the all the ball bearings. The friction is greatly reduced. The rolling friction is about 100 times smaller than the sliding friction. तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप नोट कर सकते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो 100 टाइम कम होती है एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कह रहा था आपके लिए हो सकता है, तो ये वाला जो है वो पॉइंट है कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये वही मैंने आपको बात बताई थी कि एक जो व्हील है उसका जो है ओनली 10 to 15% जो हिस्सा है वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है, सिर्फ ये वाला हिस्सा आपका इंटरेक्ट कर रहा होता है। जबकि इस फॉर्म में अगर आप देखें, शेप में देखें, तो ये सारी सरफेस उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी सरफेस जो है वो एट अ टाइम जो है वो फ्रिक्शन खा रही होती है, और ये जो है सिर्फ एट अ टाइम एक पॉइंट जो है वो उसके साथ फ्रिक्शन के साथ इंटरेक्शन करता है। तो इस वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, उसका आंसर बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन
स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये आप क्वेश्चन जो है वो नोट भी कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके पास बकायदा आंसर बन जाता है। अगर आप अपने वर्ड्स में थोड़ा सिंपल कर लेंगे तो भी ठीक है। बॉल बेरिंग्स वाली बात रह गई थी, इसको देख के याद आ गई। जो बॉल बेरिंग्स है वो इस शेप के होते हैं प्रैक्टिकली भी। आप देखेंगे ये इस तरह के होते हैं। ये ओरिजिनल पिक्चर है, कोई ड्राइंग नहीं है, ये सही तरह उन्होंने बनाई हुई है। ये जो है वो गाड़ी के जो व्हील्स हैं उनमें होती है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे बाइक का टायर है ना, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। जो यूजली 70 बाइक चलती है या 125 100 जो भी बाइक है, तो ये इस तरह आपको पता है उसके में ऐसे छोटी छोटी तारें लगी होती हैं व्हील की अपनी। यहाँ बिल्कुल इसके अंदर जाकर होता है, ठीक है। इस साइड पे अगर मैं दिखाऊं तो आपको देखें, यहाँ पर जो है वो चैन अटैच होता है, ठीक है, जो आगे इंजन से अटैच होती है चैन, यहाँ पर ऐसे यूं वो आगे को ऐसे अटैच। ये थोड़ा सा मैंने इसको लेबोरेट किया है। और दूसरी साइड पर जो है वो आपके पास ब्रेक अटैच होता है बाइक की। अब इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ बड़ा करके दिखाऊं, यानी बनाता हूँ इसको। तो लेट से मैंने इसको बड़ा बनाया है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बेल जो बेरिंग्स है ये वाले, ये जो बेरिंग्स है बिल्कुल यहाँ पर आगे अटैच होते हैं। अब इस वाले हिस्से को मैंने बड़ा कर दिया। अब ये टायर का जो व्हील का सेंटर है उसको मैंने खोला। तो इसके अंदर से जो है वो रॉड निकलता है, जो इस तरफ भी सपोर्ट देता है और दूसरी तरफ भी सपोर्ट देता है। और इसके रॉड के ऊपर जो है वो बेरिंग्स जो है वो इस तरह मूव कर रहे होते हैं। और इसकी अगर आपको मैं एक पहचान बताऊं तो ये होता है, अगर ये बेरिंग खराब हो जाए ना तो आपका जो गाड़ी की अलाइनमेंट है वो खराब हो जाती है, बाइक की अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे जो आपकी बाइक है वो स्ट्रेट नहीं मूव कर रही, वो साइड से नीचे से स्लिप हो रही है आपके नीचे से। ये जो लोग बाइक चलाते हैं उनको इसके बारे में बखूबी अंदाजा होगा। या फिर आप मैकेनिक से अगर आप बात करेंगे तो आपको इसके बारे में बताएगा इसका क्या रोल प्ले होता है। बहुत एक इंफॉर्मेटिव चीज़ है। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, के फ्रिक्शन को कम करने के तरीके जो है वो बताए गए हैं। द पार्ट्स विच स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर आर हाईली पॉलिश्ड, के वो जगह जहाँ पर दो पार्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पर बनाया था ऐसे, ये बेरिंग है, बेरिंग के अंदर से जो है एक रॉड सा निकलता है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये रॉड और ये जो इस तरह बेरिंग होगा, ये पॉलिश होने चाहिए। पॉलिश से मुराद ये है कि इनकी जो सरफेस है वो पॉलिश होनी चाहिए, ठीक है, स्मूथ होनी चाहिए। ये ना हो कि इसके ऊपर जो है वो ऐसे निशान, रगड़ने के निशान बने हो, लाइनें ऐसी बनी हो, ठीक है, ताकि इनको जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो सके। दूसरा पॉइंट है, सिंस द फ्रिक्शन ऑफ द लिक्विड इज लेस देन द सॉलिड सरफेस देयर पास ऑयल और ग्रीसेस इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। इसको अब न्यूली परचेज भी कभी करें ना तो ओपन करें तो आप देखिएगा कि इसके अंदर जो है वो ग्रीस उन्होंने यूज की होती है ऐसे यहाँ पर, ठीक है, इस हिस्से में यहाँ पर अंदर वाले एरिया में ग्रीस लगी होती है। और ये ऑयली सरफेस होती है। आपको पता है जो ऑयली सरफेस है उसकी जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड। तो आप जो है वो ऑयल वगैरह यूज करें, आप देखें तो बाइक में डिफरेंट पार्ट जहाँ पर ब्रेक इंजन जितना भी वो सारा ऑयल से भरा होता है। और मशीनों के अंदर भी ऑयल यूज किया जाता है। एज रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय यूज ऑफ बॉल बेरिंग इन द मशीन्स एंड व्हील्स अंडर हैवी ऑब्जेक्ट। कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो वहाँ पर क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए उनके जगह पे हम ये बॉल बेरिंग यूज करते हैं। ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देती है, जिससे आपकी फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है। Frictional force does not act only among solid, high-speed vehicle, aeroplanes and ships also face friction while moving through air or water. यानी जो फ्रिक्शन है वो सिर्फ रोड से ही नहीं आती, बल्कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सारी जितने भी ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो फेस करते हैं, हवा से भी आती है। इफ द फ्रंट ऑफ ए व्हीकल इज फ्लैट द फेस इट फेसेस मोर रेजिस्टेंस बाय एयर और वाटर। स्ट्रीम लाइन, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कार की शेप का अगर आप अंदाजा लगाएं, अगर आप एयरप्लेन भी देखेंगे तो इसको फिश लाइन शेप भी कहते हैं यहाँ से, ठीक है, आगे से बारीक और पीछे से थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। तो ये जो शेप होती है बेसिकली ये सिर्फ खूबसूरती नहीं होती, ये भी इसके पीछे एक साइंस है और इसको हम स्ट्रीम लाइन शेप या फिश लाइक शेप भी बोलते हैं। आपने जो है वो एयरप्लेन भी देखा होगा, उसकी शेप भी इसी तरह की, फ्रंट से आप देखें तो इसी तरह की ऐसे बनी होती है ये, ठीक है, फिश लाइक शेप होती है। कि उसकी शेप का क्या मकसद होता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो एयर रेजिस्टेंस आ रही होती है तो वो यहाँ पर लगने के बाद इस तरह एयर जो है वो ऊपर को मूव करती है, ठीक है, तो वो इसके ऊपर से जो है स्लाइड करके निकल जाती है। बजाय इसके कि वो सामने फ्रंट पे आके इसको ब्लॉक करे, इसकी स्पीड को मुतासर करे, वो साइडों से क्या हो जाती है, यहाँ से ऐसे स्लाइड कर जाती है।
और वही अगर आप देखें जो बड़े बड़े ट्रक बने होते हैं उनका फ्रंट शेप देखें या बसेस की शेप देखें तो कुछ आगे से इस तरह शेप की बनी होती है, ठीक है। तो वो जो है वो स्पीड के लिए नहीं बनाई गई होती, उनका मकसद स्पीड नहीं होता, उनके मकसद होता है कि लगेज या सवारी या पैसेंजर्स को लेकर जाना। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके फ्रंट पर जो है वो ज़्यादा लग रही होती है एयर रेजिस्टेंस, उसको स्ट्रीमलाइन शेप भी बोलते हैं, और इसका मकसद यह होता है कि जो फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन है उसको बिल्कुल कम कर दिया जाए। स्ट्रीमलाइन फ्लो, दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। यहाँ पर आप स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। The air passes smoothly over the slanting surface of the vehicle. This type of flow of air is known as streamline flow. A streamline flow over the car is shown. ठीक है, यहाँ तक आप जो है वो कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए थी, बाकी जो ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में आ जाते हैं। आई होप आज का जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है वो आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा और इसकी टाइप्स भी आपको समझ में आई होगी। ज़्यादातर जो इसमें चीज़ें हैं वो लाइक इंफॉर्मेटिव एंड स्टोरी की तरह हैं, अगर आप स्टोरी की तरह इनको पढ़ें और जहन में रखें तो आपको काफ़ी समझ में आएंगी। बाकी जो डेफिनेशन है वो आप ग्रोसरी से भी छोटी छोटी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आप जो आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है वो मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम एंड इम्पल्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, वो भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।